नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो की शुरुआत एक शेर के साथ करना चाहती हूँ। वो आज मशहूर हो गए जो कभी काबिल न थे, वो आज मशहूर हो गए जो कभी काबिल न थे, और मंजिलें उनको मिली जो रेस में शामिल न थे। जी हाँ, इस धरती पर, या हम ये कहें हमारे देश में स्पेशली, तो मुझे लगता है ये होता है, ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है कि जो लोग नाकारे होते हैं, निकम्मे होते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा समाज का, देश का, लोगों का बुरा करते हैं, उन्हें लोग सराखों पर बिठा लेते हैं। और जो लोग सच में देश का, समाज का, लोगों का, परिवार का, हर जगह भला करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को न्यौछावर करके भला करने की कोशिश करते हैं, वो हाशिए पर ढकेल दिए जाते हैं। तो क्या हमारे समाज को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? भाई, इतिहास अगर हमें कुछ जानकारियां दे रहा है, हालांकि हमें तो अपने इतिहास से भी बहुत शिकायत है कि वो बहुत सारी गलत जानकारियां देता है, लेकिन फिर भी अगर खोज के पढ़ने वाले खोज के पढ़ें तो लिखने वाले इतिहास में बहुत कुछ लिख कर गए हैं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। लेकिन हम भी उसी भेड़ चाल में शामिल हैं कि चलो जो सब मान रहे हैं वही हम भी मान लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने स्वतंत्रता संग्राम के दो ऐसे वीर सेनानियों की जिनकी तुलना हमारे पूरे स्वतंत्रता संग्राम के किसी भी सेनानी से नहीं की जा सकती। वो दोनों सर्वोपरि थे और हमारे देश की आज़ादी में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं दोनों महान विभूतियों का है। लेकिन आज आप देखिए, आज की डेट में उन दोनों के पास भारत रत्न अवार्ड नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुभाष चंद्र बोस जी की और हमारे वीर सावरकर जी की। सुभाष चंद्र बोस की बात अगर हम शुरू करें तो उनके बारे में अगर कुछ कहा जाए तो शायद कई दिन बीत जाएं और लोग बोलते ही चले जाएंगे। इतना उन्होंने हमारे देश के लिए त्याग किया, इतना ज़्यादा त्याग किया है, मतलब उन्होंने कोई भी कोर कसर छोड़ी ही नहीं थी देश को स्वतंत्र कराने की। और लाख इतिहास कहे, लाख कांग्रेस कहे, लाख लोग कहें कि गांधी के चरखे ने आज़ादी दिलवाई है, गांधी के चरखे ने कोई आज़ादी नहीं दिलवाई, ना गांधी के सत्य अहिंसा ने आज़ादी दिलवाई है। गांधी ने कितने आंदोलन करे। अगर सत्य अहिंसा में इतनी ही ताकत थी तो भाई उन्हें 3 4 आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब पहला आंदोलन करते अंग्रेज सरकार का अंतरात्मा जाग जाती और वो कहती अरे भाई ये लोग तो बड़े महान हैं, ये लोग तो अहिंसा से बात कर, चलो हम इन्हें छोड़ करके अपने देश चलते हैं। ये सब पागल बनाने के ढंग हैं जो कांग्रेस ने हमारे देश को पागल बनाया और हम लोग खुद इतने सालों तक पागल बने रहे। आप खुद बताइए, जिसके अंदर इतना कॉन्शियस होगा, जिसके अंदर इतनी आत्मा होगी, जिसके अंदर इतनी अंतरात्मा जागृत होती होगी, जो किसी के देश पर जाकर इस तरह कब्जा करके बैठ जाएगा? वो आत्मा के मरे हुए लोग होते हैं जो दूसरों के अधिकार का हनन कर लेते हैं, दूसरों के सामान पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसे लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम अहिंसा और सत्य के बल पर इनसे अपना राजकाज वापस ले लेंगे, आपको वापस दे देगा? मानने वाली बात है ये बात बेवकूफ़ों ने फैलाई और बेवकूफ़ों ने मान ली। लेकिन अगर हम इसके अंदर घुस करके देखें तो हमारे देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा हाथ गरम दल का था। जी हाँ, वही गरम दल जिसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि विद्रोही लोग थे। उन्हें विद्रोही की कई जगह तो उन्हें आतंकवादी भी बताया गया है। कई जगह हिस्ट्री की किताब में जो हम पढ़ते थे तो उन्हें आतंकवादी भी बताया जाता था। कांग्रेस के ज़माने में इस तरह हमारे देश के ऊपर न्यौछावर हो जाने वाले, हमारे देश के ऊपर जान कुर्बान कर देने वाले लोगों के बारे में इस तरह के वक्तव्य मैंने पढ़े हैं। तो इस समय हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी की। सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसे अकेले स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको अंग्रेज सरकार कभी पकड़ ही नहीं पाई, और वो अंग्रेज सरकार की आत्मा पर हमेशा एक बड़े पत्थर की समान बैठे रहे, क्योंकि वो समझते थे, अंग्रेज समझते थे भैया भारत में तो हमसे ज़्यादा स्मार्ट कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने उनकी इस थ्योरी को सरेआम फेल कर दिया, नकार दिया। वो महीनों सबमरीन में बैठ करके जर्मनी पहुंच गए। आप सोचिए, देश में अंग्रेजों की सरकार है, वो कैसे छिपे होंगे? वो हर जगह रूप बदल के जाते थे, अपना भेष बदल के जाते थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। और वो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए इतने समर्पित थे कि उन्होंने हिटलर से भी हाथ मिलाने में गुरेज नहीं करी। हिटलर जो उस समय इतना बड़ा आतंकवादी माना जाता था, उस तक वो जर्मनी पहुंच गए ये कहने के लिए कि भाई तुम अपनी एक टुकड़ी हमको दे दो, हम अपना देश आज़ाद करा लें। बोस जी का हिटलर से मिलने का किस्सा बहुत फेमस है।
एक्चुअली जब बोस जी हिटलर से मिलने जर्मनी पहुंचे तो हिटलर तो क्या था, उसके वो अपने कई हम शक्ल रखता था, वो सबसे एकदम सामने से नहीं आ जाता था, वो कई हम शक्ल रखता था। जब लोग आते थे तो उसके हम शक्ल जाके मिलते थे और मीटिंग अटेंड करते थे। लेकिन जब बोस जी पहुंचे तो पहले उनका एक हम शक्ल आया, तो उसने कहा यस मिस्टर बोस, कहिए क्या कहना है आपको। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, हिटलर को भेजो। दूसरा आया, उसने भी यही कहा, उन्होंने उसे पहचान लिया। तीसरा आया, उसे भी पहचान लिया। कई हम शक्ल आए हिटलर के, बोस जी ने सबको पहचान लिया। जब रियल में हिटलर आया तो बोस जी दूसरी तरफ फेस करके खड़े थे। उसने आया और बोस जी के कंधे पर हाथ रखा, उसने बोला यस मिस्टर बोस। तो सुभाष चंद्र बोस मुड़े और उन्होंने मिस्टर हिटलर से हाथ मिलाया। तब हिटलर बड़ा चौंका, उसने कहा भाई इससे पहले मेरे इतने हम शक्ल आए जिन्हें कोई नहीं पहचान पाता है कि वो मैं हूँ या मेरे हम शक्ल हैं, आपने सबको पहचान लिया, कैसे पहचाना कि मैं ही असली हूँ। तो उन्होंने कहा वो हिटलर ही हो सकता है जो मेरे कंधे पर हाथ रखे। इतना कॉन्फिडेंस था उनके अंदर। और वो गए थे, महीनों सबमरीन में बैठ करके जर्मनी पहुंचे थे और उन्होंने हिटलर से प्रार्थना करी थी कि प्लीज़ आप जो है हमें अपनी एक टुकड़ी दे दीजिए हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। और हिटलर ने उन्हें एक शर्त रखी थी, उन्होंने कहा था ज़रूर मैं आपको अपनी एक टुकड़ी दूंगा और सबसे अच्छे लड़ाके दूंगा, मैं आपको, मैं वेपन्स भी दूंगा, मैं आपको गन्स दूंगा, मैं आपको तोपे दूंगा, सब कुछ दूंगा आपको लड़ने के लिए और आप अपना आसानी से अपना देश आज़ाद करा लेंगे, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। बोस जी ने पूछा क्या कंडीशन है। उन्होंने कहा तुम जाओ अपने देश को आज़ाद करा लो, उसके बाद जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है तब तक तुम मेरे लिए काम करोगे। और बोस जी का देश प्रेम देखिए कि उन्हें देश को आज़ाद अपने लिए नहीं कराना था, उन्हें देश को आज़ाद अपने लोगों के लिए कराना था। उन्होंने तुरंत इस बात पे हामी भर दी। उन्होंने कहा ठीक है, एक बार मेरा देश आज़ाद हो जाए उसके बाद मैं आके हमेशा आपके लिए काम करूँगा। इतनी महान विभूति को आज तक हमारे यहाँ भारत रत्न नहीं मिला। मैं मानती हूँ कि 1992 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था, जिसमें यह था कि मरणोपरांत दिया जा रहा है, मरणोपरांत दिया जा रहा है। इस बात पर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है, माइथोलॉजी में नहीं कहूँगी, देखिए माइथोलॉजी नाम दिया अंग्रेज़ों ने, क्योंकि अंग्रेज़ हमारी महान संस्कृति, महान सभ्यता और हमारे महान इतिहास को झूठा साबित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमारे धर्म को माइथोलॉजी का नाम दिया। वो माइथोलॉजी नहीं है, वो हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है। तो उन्होंने जिस तरह हमारे धर्म में 7 इमॉर्टल्स हैं, उसी तरह माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस भी उनमें से ही एक हैं, मतलब उनके अलावा एक और इमॉर्टल हैं, क्योंकि उनके मरने की कई थेरीज आई जिसमें कहा गया कि भाई सुभाष चंद्र, एक तो जो 1945 में प्लान क्रैश हुआ था उसमें कहा गया सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ हो गई है, लेकिन वो उसमें उनकी डेथ नहीं हुई थी, क्योंकि बाद में 1961 में और 1966 में ऐसी फोटोज सामने आए जिसमें साफ साफ सुभाष चंद्र बोस जी दिखाई दे रहे थे। बहुत दिन तक तो ये भी कहा गया कि वो भारत में आकर के छिप करके रहे हैं। तो बात हम इस समय कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी किस तरह से हमारे देश को स्वतंत्र कराने में सबसे बड़ा पार्ट अदा किया। जब हिटलर के कहने पर जापान ने उन्हें अपनी एक टुकड़ी दी, जापान ने अपनी मर्जी से नहीं दी थी, हिटलर ने उनसे कहा था कि भाई ने एक अच्छे लोगों की टुकड़ी दो, और इन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज बनाई। आज़ाद हिंद फौज लेकर के वो वहाँ से निकल दिए, लेकिन अंग्रेज़ों का नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रांग था। उनको पता था कि अगर सुभाष चंद्र बोस जापान से टुकड़ी लेकर के आ रहे हैं हिटलर के कहने पर, तो डेफिनेटली वो आज़ाद हिंद फौज हमें मार मार के देश से निकाल कर भगा देगी। वो इस बात से डर गए। उन्होंने सोचा अगर हम खुद से निकल जाते हैं तो कम से कम मेरी इज्जत बची रह जाएगी, और अगर पीट के निकाले गए तो पूरे विश्व के पटल पर मेरी कितनी बेइज्जती होगी। बस इसी डर से, आज़ाद हिंद फौज के डर से अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद करने का ऐलान किया। लेकिन आप हमारे देश के उस समय के जो शक्ति में लोग थे, जो पावर में लोग थे, उनकी जरा कहना चाहिए कुत्सित मानसिकता देखिए कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश को छोड़ने के लिए जो एक ब्रिटेन और भारत में एक ट्रीटी साइन हुई, उसमें बहुत सारी कंडीशंस थे। उसमें एक कंडीशन थी कि सुभाष चंद्र बोस जब भी कभी भी भारत लौट के आएंगे तो भारत सरकार उन्हें ब्रिटेन सरकार के हवाले कर देगी। और भारत सरकार ने इस ट्रीटी पर साइन किए, उन्हें मंजूर था, ले जा भाई तू ले जा, मेरे देश के महान लोगों को ले जा, मुझे सत्ता करने दे, मुझे शासन करने दे, मुझे राज करने दे, मुझे राजा बनने दे। ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर इतनी निकृष्ट भावनाएं हैं, कोई मुझसे कहे कि भाई तुम इसे महान मान लो तो भाई कम से कम मुझे माफ़ करो, ऐसे लोगों को मैं महान नहीं मान सकती। तो भारत सरकार ने इस ट्रीटी को साइन किया। उस समय भारत सरकार चाहती तो इस क्लॉज को निकलवा सकती थी कि नहीं भाई हम क्यों दे देंगे। ब्रिटिश सरकार का ये कहना था कि वो हमारे वॉर क्रिमिनल हैं। सुभाष चंद्र बोस क्योंकि सेना बनाई और अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा उन्होंने, तो उनका वो हमारे वॉर क्रिमिनल है। तो
अगर उस समय 1992 में लोगों ने कहा कि भाई मरणोपरांत इस पे नहीं लगेगा क्योंकि उनके मरने का कोई सबूत आज तक हमारे पास नहीं आया है, तो क्या कोई और रास्ता नहीं था कि सरकार उसको कोई बीच का रास्ता निकाल करके उन्हें भारत रत्न अवार्ड देती? भाई नेहरू जी ने तो खुद से खुद को भारत रत्न ले लिया कि उस समय ये क्या था क्या कि खुद से कोई खुद को भारत रत्न दे सकता है? इंदिरा जी ने खुद से खुद को भारत रत्न ले लिया। तो क्या सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए कोई क्लॉज, कोई इस तरह का बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता था कि उनको बिना ये बताए कि भाई वो जिंदा है कि वो मृत है भारत रत्न दिया जाए? अगर कांग्रेस आज तक ये नहीं कर पाई तो भाजपा सरकार की जिम्मेदारी है कि आप कुछ कीजिए और बोस जी के नाम भारत रत्न अवार्ड दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं वीर सावरकर जी की। कुछ ऐसे बेवकूफ़ हमारे देश में नेता हैं, कांग्रेसी हैं, जो ये कहते हैं कि वीर सावरकर जो थे वो संघ के थे, वीर सावरकर महात्मा गांधी की असैसिनेशन में शामिल थे, वीर सावरकर ने देश के लिए कुछ नहीं किया, वीर सावरकर ने देश के लिए बस अंग्रेज सरकार से माफ़ी मांगी। उन कम अकलों से कोई ये पूछे कि अगर वीर सावरकर ने कुछ नहीं किया तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें इतनी यातनाएं क्यों दी? भारत के इतिहास में वो एक ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिनको 2 जन्मों के लिए कारावास की सजा हुई थी। 2 जन्मों के लिए किसी को क्या कोई सजा होती है? लेकिन अंग्रेज सरकार ने दी थी क्योंकि उनको लग रहा था कि वीर सावरकर हमारे उनके राज्य के लिए इतने बड़े खतरा हैं। अगर कोई काम कर रहा है, अगर मान लीजिए वीर सावरकर ने उनसे माफ़ी भी मांगी थी, तो हो सकता है इस स्ट्रेटजी से मांगी हो कि मैं बाहर निकलूँ तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। भाई वो काला पानी में बैठे बैठे देश के लिए क्या कर सकते थे? तब भी उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। वहाँ काला पानी में बैठे बैठे पुस्तक लिख डाली उन्होंने। लेकिन आज भी चलिए माना कि 60-65 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही और कांग्रेस वीर सावरकर के एकदम खिलाफ थी, क्योंकि उसको तो गांधी और नेहरू का तमगा लेकर के आगे बढ़ना था कि भाई आज़ादी का सारा श्रेय गांधी और नेहरू के सर पे। तो बीजेपी क्या कर रही है? 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहकर चली गई, उन्होंने कुछ नहीं किया। 10 साल से मोदी जी की सरकार है, वीर सावरकर को कब दिया जाएगा भारत रत्न? जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी खूब चीख चीख कर चिल्ला के नारा लगाती थी वीर सावरकर को भारत रत्न दो। बीजेपी सरकार से मेरा सवाल है, वीर सावरकर को भारत रत्न कब दिया जाएगा? आप मुलायम सिंह जैसे इंसान को अवार्ड दे सकते हैं, आप प्रमोद महाजन जी को जो है वो भारत रत्न दे सकते हैं, सॉरी प्रमोद महाजन नहीं, क्या कहते हैं, प्रमोद जो राष्ट्रपति थे, मुझे उनका सरनेम मिस हो रहा है। तो ये वीर सावरकर को भारत रत्न देने की जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए मेरी बीजेपी सरकार से हाथ जोड़ करके ये विनती है कि आप जल्द से जल्द ये 2 भारत रत्न अवार्ड दीजिए, एक हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को, दूसरे हमारे वीर सावरकर जी को, जो सच में रियल में हकीकत में हमारे स्वतंत्रता संग्राम के हीरो हैं। जय हिंद, जय श्री राम।